आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो 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 हिल्लो 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 सारे बच्चों हिल्लो। राम 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 प्रतिभा जी। नमस्कार नमस्कार भैया जी नमस्कार। अभी आएगा कल्लू का लिया जय भवानी करते हुए। दीदी मेरा सीटेट पास हो गया जय भवानी। बाकी सब्जेक्ट में नंबर कम है अगले बंदे के। सीडीपी में कितने बता रहा था 28 29। हाँ बताओ इतने जोरदार नंबर सीटीपी में। तू अपना रिजल्ट भेज दियो मुझे ठीक है ना, तभी मैं भरोसा करूंगी। अरे यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी आ जाओ। हाँ सभी का स्वागत है। जिनका नाम नहीं लिया वो ये समझ लो एकदम दिल लगा के उनसे गले लगा के उनका स्वागत कर रही हूँ बिट्टू। अभी टीम है ना पेडागोजी के एरियाज तो आप समझते ही हो ना, तो उन क्वेश्चंस को एक बार देख रहे हैं, फिर जैसे ही वो कंफर्मेशन हो जाता है तो उनके आंसर्स को हम कि भाई ये आयोग की तरफ से कौन सा गलत है ना, उनको कंफर्म करते हुए 101% फिर बताऊंगी प्रूफ के साथ में कि भाई ये गलत है और इन पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, रेज कर सकते हैं। आज 13 तारीख है, आज में हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। 14 में मैं तुम्हें वीडियो बना के बता दूंगी, तो तुम्हारे पास 14 और 15 2 दिन है, तुम आराम से उसको क्या कर सकते हो, उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं इंग्लिश के अंदर, जो बच्चे बता रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में गलत है, 9000 कहाँ से लाऊं, 9 क्वेश्चन गलत है, तो घबराओ मत, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, मरी नहीं है। कई बार तुम चीजों को समझ नहीं पाते हो, हम तो देख लें एक बार पहले उन्हें अच्छे तरीके से कि तुम्हें लग रहे हैं वो गलत हैं जो 100% गलत हैं, या तुम ही गलती पे हो, है ना। और अगर इतना बड़ा गलत करा है इन्होंने तो कुछ नहीं करना, एक एक क्वेश्चन सबको करना है ना। 2 क्वेश्चन तुम्हारी बहन कर देगी और बाकी एक सब कर लेना, रिफंड हो जाता है, पैसे वापस आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना इस बात को लेकर। वाह वाह तालियां होनी चाहिए बहुत बढ़िया वाह मेधावी छात्रा हैं ये। मेधावी कह रही हैं कि दीदी सारे ही आप ही लोग कर दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। कितने रुपया दिए थे तुमने बैच में? हैं आधा भी नहीं दिया था जितने में ऑब्जेक्शन रेज होगा। बात बना रही हैं दीदी, ठीक है, यूं कह रही है सारे आप कर दीजिए ना, क्या दिक्कत होगी, बच्चों का भला हो जाएगा। कितना भला हम ही से करवाओगे, हमारा भला कर दो थोड़ा सा, लाओ बेटा लाओ थोड़ा सा हमारा भला करा दो। कभी तुमने पूछा कि दीदी ये कैसे चलाते हो आप लोग? ये एक ही टी शर्ट पहन के पूरे दिन भर घूमते रहते हो, लाओ एक टी शर्ट आपको दे दें हम, बात बनाते हैं। बकलोल औलादो, तुम कभी सुधर मत जाना, आ जाओ चलो। हाँ नैतिकता के लेवल में नैतिकता पढ़ रहे हो, लेकिन नैतिकता दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे अंदर। हम ही सारे सामाजिक कल्याण छठी स्टेज पे हम ही बैठे हैं बस। तुम मत बैठना कभी भी, तुम 5वीं स्टेज तक भी मत जाओ, हमें तुम छठी स्टेज पे टंगा के रखो। बहुत बढ़िया बेटा, ये वाली बात है ना। हाँ सबको चाहिए होता है भगत सिंह, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए भगत सिंह, दूसरे के घर में हो जाए। हाँ हाँ तू मर 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 बिल्कुल मर, देश के लिए, देश कल्याण के लिए, अपने में नहीं। नहीं सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, ये वाला काम ऐसे नहीं करना। बहुत सही बहुत सही, आ जाओ। तो देखो कल जहां पे चल रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुन लो कि जो संडे में, पहले बता रही हूँ, जो संडे में सीडीपी का आपका क्या बोलते हैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन होने वाला था, वो मैंने फ्राइडे में कराया है। फ्राइडे में शाम को कराऊंगी, 2 घंटे की अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी, 5 बजे से उसको मैंने लगवाया है। कारण बहुत स्पष्ट है, संडे में मेरा केवीएस का टर्न पड़ रहा है, तो उसको मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो मैंने इसीलिए, तुम्हारा भी नुकसान नहीं होना चाहिए संडे में, और मजा आता है, सो अलग आता है। तो कल यूरी ब्राउन ब्रांड ट्रेनर साहब पढ़े थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो तुम कह रहे थे दीदी क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मिल लो, जो टॉपिक यहाँ करते हैं उन्हीं टॉपिक को वहां करते हुए, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरीके से रहेगी। अब थोड़ी देर के लिए सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं आपकी बोलने की आजादी न छीनूं तब भी आप चुप रहेंगे, क्योंकि मैं फिर आपको नहीं देखूंगी, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, तो पहले टॉपिक, फिर उसके बाद बात कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ईमानदारी। हाँ भाई सबकी राम राम ले ली, सबकी गुड इवनिंग ले ली, अब इसको थोड़ी देर थाम लो, आ जाओ। तो देखो गुड्डा, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कोलबर्ग है, मैंने आपको बताया 3 लेवल 6 स्टेजेस, 3 लेवल 6 स्टेजेस। पहली स्टेज का नाम प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिक। इसके अंदर पहली स्टेज जो है, लेवल के अंदर पहली स्टेज आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी बच्चा यहाँ आज्ञा का पालन दंड के भय से कर रहा है।
कि मैं पिट न जाऊं, इस वजह से कर रहा है, बाकी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो कोई नैतिक अनैतिकता नहीं है, रिजल्ट क्या निकलेगा इस पे उसका डिपेंड होता है। सेकंड स्टेज अहंकार की अवस्था, सापेक्षवादी, साधनात्मक अवस्था कह लीजिए, या अदला बदली की अवस्था कह लीजिए। क्या कह लीजिए? या आप इसे अदला बदली की अवस्था कह लीजिए। क्या कह लीजिए? अदला बदली की अवस्था आप इसे कह सकते हैं। ये जो स्टेज है अदला बदली की अवस्था करते हुए जिसे आप कहते हैं, इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। तुम मेरा भला करो तो मैं तुम्हारा भला करूंगा, सिंपल सी बात। इस अवस्था में नैतिकता का आधार क्या है बेटा जी? तो आप कहोगे परिणाम है। किस पर डिपेंड करता है? परिणाम पर डिपेंड करता है। नैतिकता का आधार क्या है? परिणाम। नैतिकता का आधार क्या माना जाएगा? परिणाम माना जाएगा, रिजल्ट माना जाएगा। अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है तो बच्चा कहेगा ये काम मुझे करना है, अगर किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो बच्चा उसे अनैतिक कहेगा। यानी मैं अगर किसी के सामने हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूं तो सब कह रहे हैं अरे वाह बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ी अच्छी बच्ची है, सिर्फ एकदम हाथ फेर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो ये करना है साहब। परिणाम पॉजिटिव आया हमारे फेवर में। और अगर डांट पड़ रही है, पिट्टी लगने का भय हो रहा है, आंख निकाली जा रही है, तो वो नेगेटिव है। तो क्या है? वो अनैतिक है। बच्चा इतना ही समझता है, इससे ज्यादा नहीं समझता है। तो पहली लेवल क्लियर हो गया। दूसरा लेवल आता है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर या नीतिगत स्तर या नैतिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इसकी पहली स्टेज कहलाई जाती है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, कि हमें वो हर काम करना है जिससे समाज हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की समझे। इस स्तर की दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, जिसको आप कानून और नियम की अवस्था भी कहते हो। क्या कहते हो? कानून और नियम की अवस्था भी कहते हो। क्या कहते हो? कानून और नियम की अवस्था भी कहते हो। आप इसे क्या कहते हो? कानून और नियम की अवस्था भी कहते हो। यहां पर नैतिकता का आधार क्या है? समाज, कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, हमें वो करना है जिससे समाज के अंदर हमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहा जाए। ठीक, तो सेकंड लेवल के अंदर गुड्डा, ये पहला और दूसरे का मतलब ओवरऑल देखोगे तो 6 स्टेज में ये तीसरी और चौथी स्टेज है, लेकिन लेवल है दूसरा। कन्वेंशनल लेवल के अंदर ये पहली और दूसरी स्टेज है ना? तो वैसे ओवरऑल 6 स्टेजेस में देखा जाए तो तीसरी और चौथी स्टेज, स्टेज के नाम तो याद रखने पड़ेंगे। फिर आती है पश्चिम परंपरागत, उत्तर परंपरागत। इसके अंदर पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ओरिएंटेशन, कि कैसे भी हो जाए हमें क्या करना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता हमने सरकार के साथ किया, इस समाज के साथ किया, कि समाज हमारे लिए भला करेगा, बदले में हम समाज के नियमों को मानेंगे। अगर समाज हमारा भला नहीं कर रहा तो भाड़ में जाए समाज के नियम। मतलब कि अगर किसी लड़की को है ना गुंडे छेड़ रहे हैं और वो मार दे उनको जान से, तो समाज का समझौता टूटा। तो जब टूटा तो पांचवी स्टेज कहती है कि मारने में कोई गुरेज नहीं। जब हमने समाज के साथ समझौता ये किया था कि समाज हमारा सम्मान, हमारी छवि, हमारी हेल्थ, इसको मेंटेन करने में मदद करेगा, तो हम समाज के नियमों को मानेंगे कि हम किसी को नहीं मार रहे। लेकिन कोई हमें मारने पे आ रहा है तो ला लल्लू तो मैं काटा काटी कर दूं, मारो उसको, इतना मारो कि दिखे ही नहीं, छोटे छोटे पीसेस में आ जाए। कर सकता है आदमी, करता है भाई, क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा ना, एग्रेशन इतना हो जाता है, कई बार डर भी, अनकॉन्शियस जो डर होता है ना, हाँ सिगमंड फ्राइड वाला, जो अचेतन मन है हमारा, वो जो अचेतन मन है, सभी जिले इलाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मैंने तुम्हारी आज बोलने की आजादी नहीं छीनी है ना, और ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है, तुम खुश हो जाओ इस बात पे कि देखो हम तो कितने महान आदमी हो गए। हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि अगर मैंने तुम्हारी बोलने की आजादी नहीं छीनी है, क्योंकि मेरी स्क्रीन में दिक्कत हो गई है ना, मैं बताती तुम्हें आज, तो अगर मैंने तुम्हारी बोलने की आजादी नहीं छीनी है तो जिल्ले इलाही मत बनो, टॉपिक कंप्लीट करो, टॉपिक के बाद तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है ना? तब तक नहीं, गंदे बाबू नहीं बनते, ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा 2 मिनट के लिए रुकना। हाँ
हाँ जी, अब वॉइस आ रही होगी अच्छे तरीके से। आ जाओ, तुम्हारी क्लास के बाद ये ठीक कराऊंगी बेटा। अब मेरे बोर्ड में और इसमें ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, औलाद मेरी थोड़ी खतरनाक है, उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो कुछ चीजों पे एक्सेस नहीं पहुंच पा रहा है मेरा। आ जाओ, तो इसके अंदर पहली स्टेज है सामाजिक समझौते की अवस्था। समाज का समझौता तोड़ा, जब समाज ने अपना समझौता तोड़ दिया तो आप क्यों चौथी स्टेज में रह के कानून और नियम और समाज की व्यवस्था को बनाए रखोगे? तो जाहिर सी बात है आप भी तोड़ दोगे उसको। तो यहां पर पांचवी स्टेज वो है जो ये कहती है कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो सामाजिक हित से ऊपर आपका व्यक्तिगत हित है। मेरी बात समझ रहे हो? सामाजिक हित से ऊपर आपका क्या है? व्यक्तिगत हित है। आप इसे ऐसे समझो कि कहीं दंगे हो रहे हैं, है ना? अब सामाजिक हित तो क्या है कि हमें किसी को नहीं मारना, हम इस समाज में रह रहे हैं, नियम और कानून को माने। लेकिन अगर कोई तुम्हारे घर के बाहर ही आ जाए तलवारें लेकर, कोई तुम्हारे घर के बाहर आ जाए जलाने के लिए तुम्हारे घर को लेकर, तुम मारोगे नहीं उसको? मारोगे, और जबरदस्त मारोगे। यानी कि यहां पर आप नैतिक और अनैतिक का निर्णय खुद के विवेक से ले रहे हो, न समाज से, न परिणाम के बेसिस पर ले रहे हो। इसके अंदर दूसरी स्टेज आती है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि दूसरा जरूर पहुंचेगा। इसको बोलते हैं विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, कि मेरा नुकसान हो जाए लेकिन इससे समुदाय का कल्याण हो जाए, है ना? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इथिकल ओरिएंटेशन या प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, कि सामुदायिक कल्याण मतलब कैसा कल्याण? समाज का नहीं, सामुदायिक कल्याण जिसमें आपका नुकसान हो रहा हो, है ना? तो जब भी दिखे कि कोई काम करने से बड़े लेवल पर फायदा हो रहा है, सामुदायिक कल्याण की भावना कि बड़े लेवल पर फायदा हो रहा है, तो आप उस काम को 101% करते हैं। सामुदायिक कल्याण की भावना इसको आप कहते हैं। अब इसको समझो, मैं एक और बार अच्छे तरीके से समझाती हूं। जब आप कहते हो पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिकता का स्तर यानी पहली स्टेज, तो उसके अंदर पहली स्टेज, पहले लेवल में पहली स्टेज आती है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो बच्चा यहां ये मानता है कि अगर मैंने नियम नहीं माने, अगर मैंने अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानी तो मुझे दंड मिलेगा। तो बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का क्या करता है? नियमों का पालन करता है। किससे बचने के लिए? तो कहोगे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। दूसरी स्टेज कहलाई जाती है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, अदला बदली की अवस्था या अहंकार की अवस्था या विनिमय एक्सचेंज की अवस्था, कि तुम मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, यानी अगर तुम मुझे टॉफी दोगे तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। तो रिजल्ट सिंपल है कि जिसमें मुझे फायदा हो रहा है वो तो नैतिक है, और जिसमें मुझे नुकसान हो रहा है वो मेरे लिए अनैतिक है। सिंपल सी बात है, इधर इतना ही माना जाता है। ठीक है, फिर आता है परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर पर, जहां नैतिकता समाज पर डिपेंड करती है। तो तीसरी स्टेज को कहते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की उन्मुखता, गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यहां ये बच्चा ये कहता है कि समाज में अच्छे लोग तो चोरी करते ही नहीं, गंदे लोग चोरी करते हैं, और अगर आप चोरी करोगे तो दूसरे लोग आपको बाहर निकाल देंगे, वो समाज में आपको रखेंगे ही नहीं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग होने चाहिए, है ना? तो वो ये कहता है कि अगर आप अच्छे बने रहोगे तो समाज आपको क्या करेगा? स्वीकार करेगा, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। सिंपल बात। चौथी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान यानी आप कानून का पालन करें, कानून और नियम की अवस्था कहते हैं। आपको जो भी कर्तव्य दिया जाए आप उसका पालन करें। यहां जब इन बच्चों से पूछा गया तो इन्होंने कहा चोरी करना गलत है, तो दवाई की चोरी भी गलत ही है, हर चोरी गलत है, क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। क्या कहा? हर तरीके की चोरी गलत है, चाहे आप कैसी भी चोरी की बात करो, दवाई की, रोटी की, खाने की, पीने की, बोटी की, किसी की भी, है ना? कि भैया चोरी तो चोरी है, चोरी करना गलत है, किसी भी तरीके की चोरी हो ये 101% क्या है? गलत है। समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए चोरी गलत है। तो ये समाज पर डिपेंड कर रहे हैं टोटली। फिर जब ये उत्तर रूढ़िगत या नैतिक अवस्था में आए तो इन्होंने सिंपल सी एक बात करी, इनकी नैतिकता अब ये खुद के निर्णय से डिसाइड कर रहे हैं। इसमें पांचवी स्टेज इन्होंने कही सामाजिक अनुबंध उन्मुखता,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रति ओरिएंटेशन, यानी हमने समाज से एक समझौता किया। हम समाज की व्यवस्था तब बनाए रखेंगे जब हमारे अधिकारों का नुकसान न हो। तो कानून और नियमों में लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि चोरी करना गलत है। अरे साहब, जिस चोरी से किसी का जीवन बच जाए वो चोरी गलत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा है। यहां ये कहते हैं कि आपको नियमों को फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है, नैतिकता को फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्यों? जैसे हम कहते हैं ना कि अरे वो झूठ जिससे किसी का घर बच जाए वो झूठ नहीं होता। हमारी मम्मियां कहती है ना कि वो झूठ जिससे किसी का घर बच जाए वो झूठ नहीं होता, है ना। तो कितने झूठ हम बोल देते हैं और हमें लगता है हमने गलत भी नहीं किया, क्योंकि इससे दो लोगों के बीच की लड़ाई रुक गई। तो यहां पर कहा जाता है कि हर चीज को जो इथिक्स है, इथिक्स का जो एक दायरा है उसी में नहीं बांध सकते। कुछ चीजें नीति से बाहर हैं, कुछ चीजें नीति शास्त्र से परे हैं, और आपको उसके लिए लचीलापन रखना होगा कि नहीं साहब चोरी तो चोरी है। नहीं साहब, इसमें कानून और नियमों में लचीलापन रखना होगा। अगर कहीं व्यक्तिगत हित हो, व्यक्तिगत अधिकार आड़े आ रहे हो समाज के उसमें, तो आपको किसी के व्यक्तिगत अधिकार का नुकसान नहीं करना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप सबको पता होगा अभी रिसेंटली वो जो क्या नाम है, गाजियाबाद का एक जो बच्चा है राणा करके, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उनको इच्छा मृत्यु दी गई है। उसके पेरेंट्स ने काफी लंबे समय से ये मांगा। 20 साल से कोई व्यक्ति कोमा में है साहब, माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा, और इच्छा मृत्यु मांगी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इच्छा मृत्यु को। तो हमारे यहाँ तो सामाजिक नियम ये है कि इच्छा मृत्यु मांगने पे नहीं मिलती। मैं ये कहूं कि अरे मैं तो अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मरना चाहती हूँ। भाई साहब, अगर मैं बच गई, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की और मैं बच गई, तो मुझ पर केस चलेगा अनटिल अनलेस मेरे घर वाले ये ना कहें कि भैया इसकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था। कोई डॉक्टर ये ना कह दे कि शी वॉज नॉट इन द कंसाइंस, है ना, वो कॉन्शियसनेस में नहीं थी, उनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है। अगर मैंने सोच समझकर, मेरी मानसिक स्थिति ठीक है और मैंने हालातों से बचने के लिए सुसाइड कमिट की, मैं बच गई, तो मुझ पे केस चलेगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं खुद भी उसे नहीं छीन सकती। मैं विधि के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अलग न तो कोई और मेरे प्राण छीन सकता है, ना मैं खुद अपने प्राण छीन सकती हूँ। मतलब कतई यमराज विधि के, कानून के मामले में आएगा। तो कानून और नियमों में लचीलापन, व्यक्तिगत अधिकारों में लचीलापन। अगर नियम से नुकसान है तो नियम को लात मारो। तो इथिक्स को नीति शास्त्र से परे जाकर सोचना होगा, किसको? नैतिकता और अनैतिकता को। कुछ चीजें हो सकता है गलत लगें लेकिन उचित लगें। गलत और उचित में अंतर है ना, कि हाँ चोरी करना गलत है लेकिन उसकी पत्नी बच रही थी तो उचित है। समझ रहे हो? चोरी करना गलत बात होती है, लेकिन अगर किसी का जीवन बच जाए तो उचित है। इतनी समझ आ जाए हमारे अंदर, वो होती है 5वीं स्टेज, जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता। कि हमने समाज से क्या किया? बॉन्ड बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अगर समाज उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो हम भी समाज के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे। ठीक, फिर बात आती है 6ठी स्टेज, जिसपे थोड़ी देर पहले गुड़िया चाह रही थी कि हम आ जाएं, है ना, बल्कि हम ऑलरेडी उस पे हैं, लेकिन गुड़िया को लग रहा है तुम सब अपना अपना नुकसान करते रहो बार बार और हम नहीं साहब, अपना नुकसान नहीं। सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, जिसमें तुम्हारा तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन नहीं साहब, है ना, हाँ इधर ही बैठेंगे मैम हम आपके। सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। मतलब आप ये सोचो ना आपके लिए कितना काम कर रहे हैं हम लोग, कि आंसर्स भी विद प्रूफ लेकर आएंगे कि बेटा हाँ ये हैं वैलिड, इन पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ये इनके प्रूफ हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो जिन पे प्रूफ लगाने होंगे, है ना। तो इतना काम कम है कि नहीं साहब पैसा भी तुम्हें दे दो, हम तो आनंद लेंगे, ठीक है ना। सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, खुद नियम बनाना, मैं भूखा रहूं दूसरा व्यक्ति खा ले। यहां पे अगर कहेंगे कि अगर चोरी नहीं करता हिंज तो कहीं ज्यादा मूल्य चुकाता,
घर बर्बाद हो जाता भाई उसका। अगर हिंज चोरी नहीं करता तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाता, और वो मूल्य क्या था? उसका घर बर्बाद हो जाता। गुड्डा क्या हो जाता? उसका घर गृहस्थी बर्बाद, उसके बालक रो रहे होते, बाकी बहू मर जाती, कैसे जीवन जी तो कौन रोटी बनाता बाकी? बताओ, घर में आ तो घर में मन न लगतो, देख रहा है कहाँ करूं, कोई ना है, कौन की सेवा करूं, बहू चली गई। तो अगर चोरी नहीं करता तो कहीं ज्यादा अधिक मूल्य चुकाता। तो यहां पे ना सामुदायिक कल्याण मतलब एक अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, कि मेरी जान तुम्हें न लगे ठंड, इसके लिए मैं खुद को जला लूं। सर्दियों में एक नायक नायिका से कह रहा है डायलॉग बाजी में, वो छठी स्टेज की बात कर रहा है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें ठंड न लगे इसके लिए मैं खुद को जला लूंगा ताकि तुम हाथ सेक सको। वाह 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 वाह, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये छठी स्टेज तक हर व्यक्ति नहीं पहुंचता। ठीक साहब, मेरी बात को समझे? ठीक है साहब। अब इन्होंने दो बातें और करी, एक बात जिसको आप कहते हो मोरल रीजनिंग, दूसरी बात कहते हो मोरल डायलेमा। मोरल रीजनिंग यानी रीजन यानी तर्क देना। तो कोलबर्ग ने कहा कि हर स्टेज में चोरी करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए बच्चों ने डिसीजन लेने के लिए तर्क दिए, कि मुझे कौन कौन से तर्क दिए कि चोरी करनी चाहिए क्योंकि ये हो जाएगा, इससे नहीं करेगा तो ये नुकसान हो जाएगा, चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो तर्क दिए उन्होंने चोरी करने या न करने के लिए, उसे हम कहते हैं मोरल रीजनिंग, कि हम किस चीज को नैतिक मान रहे हैं, किसको अनैतिक मान रहे हैं। इसको डिसाइड करने के लिए ये जो निश्चय लेना है, ये जो डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, इसके लिए जो हम तर्क देते हैं उसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। फिर बात आती है मोरल डायलेमा। क्या आती है बेटा जी? मोरल डायलेमा यानी नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उसको आप क्या कहते हो? दुविधा कहते हो। क्या कहते हो? दुविधा कहते हो। क्या कहते हो? उसको आप क्या कहते हो? दुविधा कहते हो। उसको आप दुविधा कहते हो। ठीक है ना? उसको आप क्या कहते हो? दुविधा। डिसीजन न ले पाना कि चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसको कहते हो दुविधा। दोनों में से क्या रास्ता अपनाए? जब किसी एक रास्ते को आप अपनाते हो तो उसके पीछे जो आप तर्क देते हो कि मैं इस रास्ते पे इसलिए चल रहा हूं, उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। और नैतिक दुविधा, कौन सा रास्ता अपनाया जाए डिसीजन न ले पाने की स्थिति। अब जिस समय इन्होंने कोलबर्ग साहब ने ये सिद्धांत दिया, जाहिर सी बात है इनकी एक स्टूडेंट थी कैरोल गिलिगन, ये उस दिन एब्सेंट थी। जब ये आई तो इन्होंने कहा गुरुजी मैं आपकी इस सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले देखो गुरुजी, एक तो आपने फीमेल पक्ष को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। हिंज की पत्नी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपने बताया नहीं। हो सकता है हिंज की पत्नी खुद कहती है पतिदेव मोए तो मर जान दे, मैं न जीनो चाह रही, मैं तो मर के ही राजी रहूंगी। हाँ मैं काजे तुम चोरी करो फिर तुम्हें कोई पकड़े, कोई मोए के चोर की बीवी ऐसी थी, मुझे बुरा लगेगा, जाते बढ़िया तो मैं मर जाऊं, हे भगवान मैं मरना चाह रही हूं। तो आपने फीमेल पक्ष जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरा, आपने ऐसे दिखाया है हिंज को कि पुरुष जो है, हिंज पुरुष है ना, तो पुरुषों की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करती है कि वो न्याय करना चाहता है अपनी पत्नी के साथ में, और महिलाओं की नैतिकता देखभाल पर डिपेंड करती है। अंतर समझ में आ गया? और दूसरा, आपने सांस्कृतिक अंतरों को नजरअंदाज कर दिया, कल्चरल डिफरेंसेस को आपने क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। यानी ये भी तो संभव हो सकता है कि आपने जो स्टेजेस बताई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि ओवरऑल जो हम जो कहें इनके अकॉर्डिंग, किनके भैया जी के अकॉर्डिंग, कैरोल गिलिगन से पहले, कि कोलबर्ग क्या कहते हैं? कोलबर्ग ये कहते हैं, कोलबर्ग क्या कहना क्या है इस पूरे सिद्धांत में? कोलबर्ग ये कहते हैं कि कोई भी नियम जो है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो इन स्टेजेस से ही होकर गुजरेगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति इन स्टेजेस से होकर ना गुजरे। मतलब उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति होगा वो इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरेगा, मतलब यही 6 के 6 चरणों से गुजरेगा। इन्होंने कहा कि स्टेजेस सार्वभौमिक हैं, यानी दुनिया का है ना हर बच्चा हर व्यक्ति इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। स्टेज सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल हैं, स्टेजेस सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल हैं, कोई भी स्टेज स्किप नहीं की जा सकती। इनका कहना है कोई भी स्टेज क्या नहीं की जा सकती? कोई भी स्टेज स्किप जानते हो ना, छोड़ी नहीं जा सकती। कोई भी स्टेज स्किप यानी छोड़ी नहीं जा सकती, कोई भी स्टेज
स्किप यानी छोड़ी नहीं जा सकती। किसी भी स्टेज को आप क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हो, कोई भी स्टेज छोड़ी नहीं जा सकती। और थर्ड स्टेज जो इन्होंने बताया कि यूनिवर्सल है, स्किप नहीं हो सकती, और हर व्यक्ति है ना इन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है, चाहे किसी भी समाज में हो, किसी भी संस्कृति में हो, हर व्यक्ति छठी स्टेज तक पहुंचता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, हर व्यक्ति छठी स्टेज तक पहुंचता है, हर व्यक्ति 6th स्टेज तक पहुंचता है। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं भी इसकी आलोचना करती हूँ। स्टेज तक पहुंचता है, हर व्यक्ति छठी स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कोलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति छठी स्टेज तक भी पहुंच रहा है, जो कि गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर व्यक्ति छठी स्टेज तक पहुंचे? अगर हर व्यक्ति छठी स्टेज तक पहुंच जाए तो फिर तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। नीतिगत तौर पर आप देखिए, हाँ ऊपर तो मैंने देखा, लेकिन आप देखो आपके दांत और हाथ सब टूटेंगे। नहीं टूटेंगे, नहीं 100% टूटेंगे। आप फिसले और दुड़ुम दुड़ुम। बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करती हूँ मैं, थैंक यू। ये बाहर कर दूं आपका, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, आप पीछे हो जाइए, थैंक यू बेबी। आ जाओ। तो इनकी आलोचना तो बनती थी, फीमेल पक्ष को नेग्लेक्ट करने के लिए कैरोल गिलिगन ने कहा कि पुरुषों की नैतिकता को आप न्याय पर डिपेंड कराते हैं और महिलाओं की देखभाल पर। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने सांस्कृतिक अंतरों को नजरअंदाज किया है। सांस्कृतिक अंतरों को नजरअंदाज करने का मतलब कि आपने, ये हो सकता है किसी समाज में कम उम्र का बच्चा भी ये कह दे कि भाई चोरी कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी की जान बच जाएगी। आप सोच रहे हो कि नहीं, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर 5वीं में आएगा। हो सकता है कि कोई बच्चा कम उम्र में ही, जो कि आपको लगता है उसकी उम्र के बच्चे फर्स्ट स्टेज में, हो सकता है कोई बच्चा जिसमें उसकी उम्र के बच्चे फर्स्ट स्टेज में, उसी स्टेज में ये कह दे चोरी कर लेने में कोई बुराई बात नहीं है, क्योंकि इससे उसकी पत्नी बच जाएगी और वो सबसे बड़ी बात है। तो ये उस समाज से डिपेंड करेगा ना, जिस समाज में वो बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, जिस घर में ऐसा कल्चर है कि बेटा चोरी करना या न करना उद्देश्य पर निर्भर करता है, जिस घर में उसे कहानियां सुनाई जा रही हैं माखन चोर कृष्ण की, जिस घर में उसे कृष्ण के बारे में, जिस घर में उसे क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए, महाभारत के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, कहानियां उसने सुनी हो, वहां हो सकता है वो इस बात को कहे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो संस्कृति, जिस कल्चर में बच्चा पल बढ़ रहा है, उससे भी तो डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेज में पहुंचेगा। तो बोले गुरुजी आपने कल्चरल के डिफरेंस को नजरअंदाज किया, आपने कहा नहीं, दुनिया में कोई भी हो, किसी भी समाज में, किसी भी कल्चर में हो, इसी सीक्वेंस में इन स्टेजेस में जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा कम उम्र में भी पहले स्टेज पे नहीं है, सीधे 5वीं स्टेज की बात करता है कि हाँ चोरी कर ले, ठीक है ना। तो आपने सांस्कृतिक अंतर को नजरअंदाज किया है। अब जब भी आप इसके बारे में बात करते हो तो मैं आपको बताऊं, इसके अलावा आपको एक और बात करनी होगी, और वो है क्या, वो है प्याजे। किसकी बात करनी होगी बेटा जी? प्याजे। तो नैतिकता के बारे में केवल ये बात ही नहीं है, नैतिकता में हम लोग प्याजे के बारे में भी बात करते हैं। किसके बारे में भी बात करते हैं बेटा जी? प्याजे के बारे में भी आप लोग बात करते हो। प्याजे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिकता के अंदर कोलबर्ग से पहले ही नैतिकता के बारे में बात कही थी। अब आप कहोगे कोलबर्ग से भी पहले, तो मैं कहूंगी हाँ, कोलबर्ग से भी पहले उन्होंने नैतिकता के बारे में बात कही थी, और कारण बहुत स्पष्ट है उनका नैतिकता के बारे में। अरे चलना क्यों नहीं चल रहा? कारण बहुत स्पष्ट है कि इन्होंने सबसे पहले ये कहा था, कोलबर्ग तो बाद में आए जिन्होंने किताब लिखी, क्या किताब लिखी? मोरल डेवलपमेंट। उससे पहले ही इन्होंने बात कर दी थी किसके बारे में, कि बच्चे का जो मोरल डिसीजन होता है वो कैसे होता है। तो उस पे यूपी टेट और या किसी भी स्टेट के टेट एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जाता है। किसके बारे में? तो आपको बता दूं, प्याजे के मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा जाता है। तो प्याजे का मोरल डेवलपमेंट मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब मैं आपको एटलीस्ट उनकी पूरी की पूरी कहानी अच्छे तरीके से सुना दूं। तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ाया हुआ था ना, तो मैं इसको यहां लगा दूं, लास्ट पेज और है। चलिए,
हाँ जी, आ जाइए। तो साहब कोलबर्ग से पहले पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की बात की थी। तो याद रखना कि कोलबर्ग से भी पहले, कोलबर्ग से, है ना, कोलबर्ग से पहले किसी ने मोरल डेवलपमेंट की बात की है, किसी ने मोरल डेवलपमेंट या मोरल रीजनिंग की बात की है, तो वो कौन है? पियाजे हैं। इन्होंने पहले ये किताब लिख ली थी 1932 में, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का किसी भी चीज पर नैतिकता या अनैतिकता के ऊपर जजमेंट कैसे आता है। मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, क्या चीज नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये चीज बच्चा ये निर्णय कैसे करता है। तो मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड ये किताब पियाजे की है। कोलबर्ग से पहले पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की बात की थी। तो याद रखना, इन्होंने कहा सबसे पहले कि एनाटॉमी या एनोमी होती है, जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चा समाज के नियम, कायदे, कानून को मानता है और उन्हीं को मानता है कि जो समाज कह रहा है, जो मेरे बड़े कह रहे हैं वही नैतिक है, जो कर्म मेरे बड़े मना कर रहे हैं वो अनैतिक है। यानी वो यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बाद में कोलबर्ग प्री कन्वेंशनल कहते हैं, और ये कहते हैं जो चीजें पॉजिटिव हैं, सुख दे रही हैं, वो नैतिक हैं, जो दुख दे रही हैं वो अनैतिक हैं। तो यहाँ इस पहली स्टेज को उन्होंने नाम दिया एनोमी, जिसे कहा प्रतिमानहीनता। यानी यहां पर बच्चे के दिमाग में नैतिक और अनैतिक का कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रतिमान नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, एनोमी स्टेज है। यहां वो क्या करता है, जो चीजें सुख देती हैं वो नैतिक हैं, जो चीजें दुख देती हैं वो अनैतिक हैं। बच्चा समाज के नियम, कायदे, कानून से अनजान है, अपने बड़ों द्वारा की गई, यानी वही आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता, एक तरीके से अपने बड़ों द्वारा बताई गई बातों को, अपने बड़ों द्वारा, अपने से बड़ों द्वारा कही गई बातों को, अपने से बड़ों द्वारा कही गई बातों को क्या करता है, अपने से बड़ों के द्वारा कही गई बातों को मानता है। क्या करता है? अपने से बड़ों के द्वारा कही गई बातों को मानता है, कोई दिमाग नहीं लगाता, समाज के नियम, कायदे, कानून से अनजान, जो क्लोज रिलेशन है, उन्होंने जो कह दिया वो सही, उन्होंने जो कह दिया वो गलत। तो जो चीजें सुख दे रही हैं क्योंकि बड़ा प्यार कर रहा है उस चीज पे, तो वो नैतिक है, जो चीजें दुख दे रही हैं, डांट रहा है, तो वो अनैतिक है, अपने बड़ों द्वारा कही गई बात को मानता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? एनोमी, प्रतिमानहीनता। क्या कहते हैं? प्रतिमानहीनता, एनोमी। ठीक साहब। फिर दूसरी आती है परास्वायत्तता, हेट्रोनोमी। एनोमी के बाद हेट्रोनोमी, परास्वायत्तता। 5 से लेकर 8 साल का बच्चा नैतिक और अनैतिक जो फैमिली बताए, क्या कहेंगे? परास्वायत्तता, दूसरों पर डिपेंड है। नैतिक और अनैतिक जो कि कौन बता रहा है? जो कि फैमिली बता रही है या दोस्त बता रहे हैं, वही जो स्कूल टीचर बता रहे हैं, फैमिली बता रही है, स्कूल टीचर भी बता रहे हैं, कोई भी बता रहा है, दूसरों पर डिपेंड है। परा स्कूल बताए वो नैतिक और अनैतिक, ठीक है ना। तो पहली हो गई एनोमी, चीजें जो सुख देंगी वो नैतिक हैं, जो दुख देंगी वो अनैतिक है, सिंपल जानता है। दूसरा परास्वायत्तता, जो दूसरे बता दे रहे हैं, फैमिली, स्कूल या समाज के लोग बता दे रहे हैं एक तरीके से, उसको ये नैतिक या अनैतिक मान रहा है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं, परास्वायत्तता, ठीक है ना। तो प्रतिमानहीनता, जिसको आप पैराडिगम इंफीरियरिटी भी बोलते हो, जन्म से 5, बच्चे पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है। नैतिकता खुद के हिसाब से, जो सुख और दुख के भाव पर डिपेंड करती है, जो चीजें उसे सुख दे रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग नैतिक हैं, जो चीजें उसे दुख दे रही है वो उसके अकॉर्डिंग अनैतिक है। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग बिल्कुल आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता और टेट फॉर टैट वाला मामला। कब से? जन्म से लेकर 5 साल। प्रतिमानहीनता, एनोमी या पैराडिगम इंफीरियरिटी की स्टेज कहते हैं, कोई सोशल प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं है, जिससे उसको फायदा हो रहा है उसको मान रहा है। परास्वायत्तता, आप इसको कहां से लेके कहां तक करते हो? परास्वायत्तता, 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 अरे यार ये तो गड़बड़ है हो रखी है इसके अंदर, नहीं ठीक है। परास्वायत्तता, परास्वायत्तता सिंपली आप बात करोगे, परास्वायत्तता 5 से लेकर 8 वर्ष, 5 से लेकर 8 वर्ष। नहीं, परास्वायत्तता तो हो चुकी है ना, हेट्रोनोमी तो हो चुकी है, परास्वायत्तता, परास्वायत्तता में भी नहीं सेम ही चीज है। परास्वायत्तता 5 से लेकर 8 साल का बच्चा है, तो ये जो उसके साथ समाज के जो लोग हैं, मम्मी पापा, फैमिली, दोस्त, वो जो बता दे रहे हैं, उन लोगों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? उन लोगों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। वो जो लोग बता दे रहे हैं उन्हीं चीजों को ये क्या कर दे रहा है? फॉलो कर ले रहा है।
उन्हीं चीजों को ये क्या कर दे रहा है, तो याद रखना उन्हीं चीजों को फॉलो कर ले रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। पहली इन्होंने कहा एनोमी, प्रतिमानहीनता, जन्म से लेकर 5 साल तक का बच्चा खुद से डिसाइड करता है, जो चीज उसको फायदा दे रही है, सुख दे रही है, वो नैतिक है, जो चीज उसको दुख दे रही है वो अनैतिक है। सिंपल बात, जो चीज सुख दे रही है वो नैतिक है, जो चीज दुख दे रही है वो अनैतिक है। ठीक, स्टेज का नाम प्रतिमानहीनता, एनोमी। दूसरी परायत्त, परायत्त पारस्परिकता या परायत्त स्वायत्तता, कुछ भी कह लो, परायत्तता। हेट्रोनोमी, दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। तो फैमिली के लोग जो बता दे रहे हैं, दोस्त जो बता दे रहे हैं, स्कूल के लोग जो बता दे रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग नैतिकता अनैतिकता मान रहा है। जैसे कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो कन्वेंशनल स्टेज थी। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक है बेटा, मैं फिर बता दूंगी, घबराओ मत। तो इन्होंने 2 भागों में इसको बांटा। किसमें बांटा? 2 भागों में बांटा। इसके अलावा 2 भागों के अलावा इन्हें 3 स्टेज भी कहते हैं। 3 स्टेजेस में भी इसको बांटते हैं, 2 भाग और 3 स्टेजेस में। पहली नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म का मतलब घर परिवार अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा, निर्णयों के अकॉर्डिंग किसी चीज को नैतिक और अनैतिक मानना। ठीक है ना? यानी बच्चा मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थता का मतलब क्या है? कोलबर्ग से अलग है बेटा जी ये। पियाजे के अकॉर्डिंग नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है कि घर या परिवार वाले जो बता रहे हैं, है ना, अपनी इच्छा से नहीं, याद रखना, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा के अकॉर्डिंग किसी चीज को नैतिक अनैतिक मानना। और उसमें किसकी इच्छा को मानेगा? घर और परिवार वाले लोग जो बताएंगे उसको ये सही मान लेगा। तो नैतिक यथार्थता, प्रैक्टिकल, यथार्थ का मतलब रियलिटी। मोरल रियलिज्म, अपनी इच्छा से कोई चीज नहीं कर रहा, जो घर वाले कह दे रहे हैं उसको सही मान ले रहा है, जो घर वाले कह दे रहे हैं, परिवार वाले कह दे रहे हैं, उसको गलत मान ले रहा है। ये पहली हो गई इनकी। दूसरी नैतिक समानता, मोरल इक्वालिटी, अपने संगी साथियों के साथ मिलजुल कर खेल के नियम बनाता है जो सब पर इक्वली अप्लाई करते हो, इसको बोलेंगे नैतिक समानता। मेरी बात को समझिए। अगर पियाजे के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस पूछी जाए तो पहली है नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म, जिसमें जो क्लोज रिश्ता है घर परिवार, जिनसे सबसे पहले बच्चा जानता है। घर परिवार ने कह दिया बेटा ये करना है, कर लेना है, ये ठीक है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा यहां से नहीं थूकते। क्यों नहीं थूकते? क्योंकि मम्मी ने मना किया है कि गंदा होता है, गलत बात होती है। तो अपनी इच्छा से नहीं, घर और परिवार वालों ने जो बताया उस हिसाब से चल रहा है, तो इसको बोलेंगे मोरल रियलिज्म। रियलिटी में जो बताया घर वालों ने उस हिसाब से चल रहा है। दूसरा मोरल इक्वालिटी, अब थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, खेलने लगा, तो संगी साथियों के साथ मिलकर खुद से नियम बना रहा है इक्वालिटी के, कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं तो तू भी मेरे लिए कर, तू चीटिंग नहीं करेगा मैं भी चीटिंग नहीं करूंगा, इक्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। और तीसरी आती है नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म। सापेक्षता, रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म यानी खुद की सेंस का, खुद के विवेक का प्रयोग करके खुद के अपने आदर्श इसने स्थापित किए हुए हैं। मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षता, सापेक्षता रिलेटिविज्म, खुद से रिलेट कर रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ठीक है, खुद के आदर्श बनाए हुए हैं। टैक्स नहीं भरता क्योंकि ये मानता है सरकार चोर है, मेरा टैक्स का पैसा खा जाएगी। कोई ये कहे जेल चले जाओ, चले जाने को तैयार हूं, क्योंकि उसका खुद का आदर्श है कि मैं चोरों को टैक्स नहीं दूंगा। समझ रहे हो ना कि मैं चोरों को टैक्स नहीं दूंगा। तो किताब लिखी, मेरी बात को फिर से समझो, मैं दोबारा बोलती हूँ। पियाजे एक किताब लिखते हैं, बात करना बंद, ध्यान से सुनो। पियाजे एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, 1932 में। कहते हैं 2 तरीके की नैतिकता है। पहला प्रतिमानहीनता, कोई मॉडल नहीं, एनोमी, जन्म से लेकर 5 साल तक का बच्चा खुद के हिसाब से ये तय करता है कि जो चीज उसको सुख देगी वो नैतिक है ना, जो चीज उसको दुख देगी वो अनैतिक है। अब जैसे एग्जाम्पल, वीर मेरा बेटा, अगर उसने कोई चीज मांगी अपने भाइयों से, उन्होंने दे दी तो अच्छा है, नैतिक है, नहीं दी तो भैयाओं ने गलत किया। वो कहने आता है भैया नहीं कर रहे ये, इवन उसके फादर भी उसकी किसी चीज को न माने तो वो ये कहने आता है मम्मी पापा ने डांटा, पापा मेरी बात नहीं सुन रहे।
तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिमान क्या है, उसका मॉडल ही अलग है। अरे भाई वो तेरे फादर हैं, तेरे भले के लिए कर रहे होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसके लॉन्ग लास्टिंग भले क्या हो सकते हैं मुझे क्या पता, नहीं समझता ना बच्चा। मेरे अकॉर्डिंग जो सही है, जो मुझे फायदा पहुंचाएगा वो नैतिक है, जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा वो अनैतिक है। इसको बोलते हैं प्रतिमानहीनता, यानी एनोमी, जन्म से लेकर 5 साल। क्लियर, सबको क्लियर एनोमी। दूसरा आता है फिर परायत्त पारस्परिकता, हेट्रोनोमी। परायत्त हेट्रोनोमी यानी दूसरे लोग। अब उसके दूसरे लोग, संगी साथी, स्कूल, परिवार, ये दूसरे लोग जो चीज तय कर दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मानते हुए चल रहा है कि नैतिक और अनैतिक क्या है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि मेरे को समाज में रहना है, तो 5 से लेकर 8 साल का बच्चा उस हिसाब से तय करता है। अब इस 2 मॉडल के बाद इन्होंने 3 स्टेजेस बताई। पहली मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थता। रियलिज्म क्या है, सिंपली कि अपनी इच्छा से नहीं, रियलिटी क्या है, घर और परिवार वालों के अकॉर्डिंग नैतिक और अनैतिक मान रहा है। रियलिज्म में बिल्कुल वही बात है जो हेट्रोनॉमी में है ना। अच्छा, रियलिज्म में हो गया घर और परिवार के अकॉर्डिंग। फिर मोरल इक्वालिटी, अपने अब और बड़ा सर्कल हो गया, दोस्त यार बन गए, तो संगी साथियों के साथ मिलकर इक्वल नियम तय कर रहे हैं कि देखो कोई बेईमानी नहीं करेगा, गेम हम खेल रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो सब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्या कर लें, डिसीजन मेकिंग कर लें, ताकि कोई बेईमानी ना हो और एप्लीकेबल हो जाए। और तीसरा, जिसे आप कहते हो नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म, अपने खुद के आदर्श हो गए, टैक्स नहीं भर रहा क्योंकि सरकार चोर है, जेल जाने को मैं तैयार हूं, ठीक है ना। एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे तो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन कल लेकर ही आ रही हूँ आप लोगों के लिए, कल शाम को, हम लोग सैटरडे है ना, कल क्वेश्चन करेंगे, कल शाम को 5 बजे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। हाँ पूछो, फिर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, गुड़िया कह रही है कि दीदी एक बार दोनों का कंपैरेटिव स्टडी बता दो। ले लाड़ो, अरे मेरा बच्चा, मेरा चुन्ना, मेरा मुन्ना, देख लाड़ो, कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं उसमें एक स्टेज का नाम हम क्या कहेंगे, कोलबर्ग की स्टेजेस में जो एक स्टेज है उसको हम कह रहे हैं प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में नहीं मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसे बना लो मेरे साथ और दिमाग में ठंडे से बैठ के, मेरे बनाने के बाद खुद भी अपने अपने समझ के हिसाब से और पेपर में लिखना, उसको खुद को अपने हिसाब से उसको पेपर में क्या करना, लिखना। एक सिंपल पेज लेना और खुद अपने हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करना कि तुमने कितना ग्रास्प किया, ये जरूर करा लो। प्री कन्वेंशनल, यहां पर नैतिकता किस पर डिपेंड करती है, परिणाम पर डिपेंड करती है ना, परिणाम पर नैतिकता डिपेंड करती है। कन्वेंशनल, जो समाज को ठीक लगे वो बच्चे के लिए ठीक है। कन्वेंशनल किस पर डिपेंड करती है, समाज पर नैतिकता डिपेंड करती है, जो समाज को ठीक लगे वो बच्चे के लिए ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल क्या है बहन, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल खुद के विवेक पर, जो उसको ठीक लगेगा वो उसको मानेगा, स्वयं का विवेक, वो उसके लिए नैतिक और अनैतिक है। सिंपल सी बात, इसी आधार पर इनकी स्टेजेस है। प्याजे की अगर मैं बात करूं, प्याजे, तो प्याजे की तीनों स्टेजेस जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, प्याजे की तीनों स्टेजेस। पहली स्टेज जिसको आप बोल रहे हो मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म यानी नैतिक यथार्थता, नैतिक यथार्थता, यथार्थता, खुद का कोई दिमाग नहीं, घर और परिवार जो बता दे रहा है वही सही है, घर परिवार ने जो बता दिया वही सही है, वही खुशमिजाजी है। दूसरा मोरल इक्वालिटी, दूसरा क्या हो गया, मोरल इक्वालिटी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है गुड्डा। नैतिक समानता, अब संगी साथियों के साथ, जिस समाज का ही तुम हिस्सा हो, है ना, उन संगी साथियों के साथ मिलकर, उन समाज के उन हिस्सों के साथ में मिलकर आप नियम तय कर रहे हो। संगी साथियों के साथ मिलकर नियम तय करना, क्या करना, संगी साथियों के साथ मिलकर नियम तय करना। क्या कर रहे हो, संगी साथियों के साथ मिलकर आप क्या कर रहे हो बेटा जी, संगी साथियों के साथ मिलकर क्या किया आपने, तो आप कहोगे उनके साथ मिलकर नियम तय करना, उनके साथ मिलकर आपने नियम को तय किया है, संगी साथियों के साथ मिलकर नियम तय किए कि तुम भी मानोगे मैं भी मानूंगी, तो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल लेवल जैसा हो गया। तीसरी स्टेज जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मोरल रिलेटिविटी,
रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं, मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं हम उसको। हम क्या कहते हैं बेटा जी? उसको हम कहते हैं नैतिक सापेक्षता, है ना। नाम अलग अलग है लेकिन बहुत सारी चीजों में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्या? खुद के आदर्श, स्वयं के आदर्श बना रखे हैं नैतिकता को लेकर, ठीक है ना। नाम अलग अलग हो गए। और एनोमी और हेट्रोनोमी अलग अलग है। एनोमी का मतलब खुद के अकॉर्डिंग तय करना और हेट्रोनोमी दूसरों के अकॉर्डिंग तय करना। ठीक हो गया, लो जी अंतर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या, किसी भी तरीके की कोई आपत्ति, बताओ। बेटा वो मेरे बोर्ड में और मेरे इसमें ना दोनों में दिक्कत है। आज ये मेरी औलाद ने कुछ गड़बड़ी करी हुई है, सही करवाऊंगी तुम्हारी क्लास के बाद, इसको ठीक करवाऊंगी इसके टाइम को लेकर। और इधर जो मतलब एक तरीके से मतलब कर्सर मेरा प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, उसको लेके दोनों चीजों को करवाऊंगी, ठीक कराऊंगी, ठीक है ना। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया रानी, बिल्कुल कि कन्वेंशनल जैसे समाज के ऊपर तय कर रहा है, तो ऐसे ही जब प्याजे के अकॉर्डिंग मोरल इक्वलिटी है तो वो समाज के ही तो दोस्त हैं, उसके संगी साथी जिनके साथ वो खेल रहा है, तो मिलकर एक नियम बना रहा है, उन नियमों का पालन करना चाह रहा है कि तुम भी नियमों का पालन करो, मैं भी नियमों का पालन करूं। पोस्ट कन्वेंशनल खुद का विवेक, उसी तरीके से मोरल रिलेटिविज्म है, नैतिक सापेक्षता, खुद के आदर्श बना रखे हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, लिंकअप है ना। लेकिन नाम अलग अलग हैं। स्टेजेस के नाम आप क्या बोलोगे? स्टेजेस के नाम आप अलग अलग ही रखोगे। अब आ जाओ अनुवांशिकता और पर्यावरण। फिर आपका पहला और ये दूसरा दो चैप्टर जो आपस में लिंक थे दोनों खत्म। फिर उसके बाद मैं बात कराऊंगी आपको सबसे पहले बुद्धि टॉपिक पर। बुद्धि चलेगा कम से कम 7 दिन, फिर व्यक्तित्व चलेगा कम से कम 7 दिन। व्यक्तित्व के बाद मैं समायोजन टॉपिक कराऊंगी, 1 से 2 दिन वो चलेगा। फिर मैं छोटे छोटे स्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विस्मृति से रिलेटेड, कल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये छोटे छोटे एक एक दिन के टॉपिक हैं, इनको करा दूंगी, ठीक। फिर उसके बाद में अधिगम कई दिन तक चलता रहेगा, मतलब 10-15 दिन तक चलेगा अधिगम। अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत है जो पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अधिगम के अलग अलग मॉडल हैं, है ना। पाठ्यचर्या के मॉडल भी पूछ लेता है, तो पूछने में खतरनाक पूछ लेता है, तो उस पर हम बात करेंगे, है ना। फिर उसके अंदर परीक्षा मॉडल के बारे में बात करेंगे, डेविड सचमैन का जो मॉडल है, तो इस तरीके के मॉडल्स पे हम लोग काम करें। फिर उसके बाद शिक्षण, और शिक्षण जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपके कोई भी इतने खतरनाक टॉपिक नहीं बचते। फिर तो आपके सब बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत नन्हे नन्हे, बहुत मुन्ने मुन्ने टाइप के टॉपिक बचते हैं। मतलब फिर आपके टॉपिक्स बहुत आसान हैं, ठीक है ना। तो अप्रैल पूरा जाएगा अच्छे से, लेकिन हाँ अप्रैल के अंत तक हमारा पूरा हो चुका होगा। और यूट्यूब के माध्यम से हम जो भी पढ़ते हैं वो पूरे हफ्ते में हम उसका एक रिवीजन भी कर लिया करेंगे, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। इस संडे नहीं ला रही हूँ, इसीलिए मैं सैटरडे को लेकर आ रही हूँ, वरना इस वाले संडे को छोड़ दो, उसके बाद आप हर संडे को ही मेरी क्लास देखोगे और सुबह देखा करोगे 10 बजे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, केवल इस संडे, क्योंकि अभी क्या है केवी वालों का एग्जाम चल रहा है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उससे वो टीम को, उनका भी भला हो जाए, मेरे बच्चों का भी भला होता रहे। किसी बच्चे के लिए जब मैंने बोला कि मेरे को कराना है तो वो उधर भी होता रहना चाहिए। कल कराएं, ठीक है, तो कल कराओ, वैसे भी मुझे निकलना है, ठीक है ना। तो कल कराते हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है ना। मजेदार है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, तुम अनुवांशिकी के मॉडल को समझने के अलावा अनुवांशिकी के सिद्धांतों को पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये सब तुम वहां पे मेरे साथ पढ़ रहे होगे। बताओ। हाँ तो कल शाम 5 बजे। बेटा मैं बताऊंगी कि कल सैटरडे है, मैं क्लास लूंगी या केवल यूट्यूब की क्लास लूंगी, वो मैं बताऊंगी तुम्हें, है ना। वो शेड्यूल होगी तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कि मैं सीधे क्लास लूंगी या मैं वो क्लास लूंगी, दोनों में बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आज आपने ज्यादा हंसी मजाक नहीं किया क्योंकि वो मेरा दिमाग ना थोड़ा कहीं और दूसरी जगह चल रहा है। जस्ट आपकी क्लास के बाद ही मेरे को निकलना है। अभी जैसे आपको पता है एग्जैक्टली 5 o'clock हो चुके हैं, तो मैं खुद लेट हो जाऊंगी, तो मुझे निकलना है।
मेरी फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसके लिए मुझे जाना है। तो मैं बस तुम्हारी क्लास की वजह से ही रुकी थी, क्योंकि बीच में केवी के चक्कर में और लाइट के चक्कर में ना 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी तुम्हारी, इस वजह से मेरे को कराना था। तो मैं देखती हूँ, वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल की क्लास करा लूँ, क्योंकि 2 दिन तुम्हारा नुकसान सा हो गया है ना, और बाकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है ना। चलो ठीक है, बाय। रिवीजन अच्छे से करके आना। कल के प्रैक्टिस में मैंने पहले ही शेड्यूल करा दिए, यूरी ब्राउन, ब्रायन फर्नांडिस साहब रहेंगे, और दूसरा कौन है, दूसरे जो भी हैं उनको भी देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो बाय बाय।